हमारे साथ हमारे दो संवाददाता इस समय लाइव जुड़ रहे हैं। राजेश पवार कीव से जुड़ रहे हैं, गौरव सावंत भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, पुतिन और जेलेंस्की अब बात कर सकते हैं और इसके साथ ही ये भी दावा कर देना कि कीव जैसे शहरों के इर्द गिर्द जो सैन्य आक्रामकता थी उसे कम किया जाएगा। ये कैसे संकेत हैं और क्या जमीन पर उतरते हुए हम कोई बदलाव देख रहे हैं? इस समय जमीनी स्थिति यही है श्वेता कि कीव पर जिस तरह से मिसाइलों और रॉकेटों का हमला कल तक हो रहा था, आज नहीं हो रहा है। एयर रेड सायरन 2-3 बार बजे, लेकिन वहीं तक बात सीमित रही, कोई मिसाइलें नहीं आई। हालांकि मिकोलाइव में या कुछ और इलाकों में जबरदस्त धमाके हुए हैं। वहां पर चाहे सरकारी दफ्तर हो या फिर तेल के डिपो हो, तेल के भंडार हो, उन्हें रूस ने निशाना बनाया। रूस अपनी रणनीति के तहत निरंतर ऑपरेशन कर रहा है। यहां यूक्रेन में सेना और सेना के कुछ अधिकारियों का दावा यह है कि इरपिन, बूचा, और आप उन इलाकों से खुद रिपोर्ट कर चुकी हैं श्वेता, इरपिन हो, ब्रोवरी हो, बूचा हो, उन इलाकों में रूस की पकड़ कुछ कमजोर हुई है। ऐसा यूक्रेन की सेना के कुछ अधिकारियों का दावा है। रूस अब अपने सैनिकों को कुछ पीछे खींच रहा है। क्या ये एक रणनीति है? क्या ये समझ गया है रूस की अब वो कीव पर अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाएगा? क्योंकि 24 फरवरी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा था? उनकी दो मंशाएं थी, एक सत्ता परिवर्तन यानी राष्ट्रपति जेलेंस्की को हटा देना, और दूसरा यूक्रेन को डीमिलिटराइज कर देना, डीनाजिफिकेशन उनका करना। 34 दिन बाद दोनों में वो सफल नहीं हो पाए हैं। हालांकि जो डॉनबास का क्षेत्र है बहुत महत्वपूर्ण, 24 फरवरी को 30% उनके पास था डोनेस्क और लुहांस्क, जिसको उन्होंने इंडिपेंडेंट रिपब्लिक भी घोषित कर दिया था। अब वो लगभग 90% उनके पास है। और राजेश, में दोनों मारियोपोल शहर से रिपोर्ट कर रहे थे, उस समय मारियोपोल शहर अब रूस के लगभग पूरी तरह कब्जे में है। कुछ ऐसे पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस है जहां अजोव बटालियन, जिनको बहुत अल्ट्रा राइट विंग या नाजी बटालियंस भी कहा जाता है, वो अभी भी एटीजीएम्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से रूस पर पलटवार कर रही हैं। तो वो इलाका रूस अपने में कब्जे में करने में सफल रहा है, खरसन का इलाका करने में सफल रहा है। तो क्रीमिया के लिए चाहे पानी पहुंचाना हो या सी ऑफ अजोव से काट देना हो यूक्रेन को, इसमें तो सफलता मिली है राष्ट्रपति पुतिन को। लेकिन बड़ी पिक्चर अगर देखी जाए तो जो 24 फरवरी को इस ऑपरेशन को लॉन्च करते समय उनकी जो मंशा थी, वो दोनों में सफल नहीं हो पाए हैं। ना राष्ट्रपति जेलेंस्की की सत्ता पर बदली है और ना यूक्रेन डीमिलिटराइज हुआ है। लेकिन इस समय की स्थिति जो हम देखें राजेश, और जो हम पूरा पूर्वी हिस्से को देखें कि किस तरीके से रूस का नियंत्रण उस पर होते हुए आया है, आज की तारीख में अगर ये दोनों नेता बात करने के लिए तैयार होते हैं और इस्तांबुल के बाद अगर थोड़ा सा सॉफ्टनेस स्टैंड का नजर आ रहा है, तो आप कोई परिवर्तन, कोई बदलाव आप समझ रहे हैं कि क्या युद्ध विराम वाकई हो सकता है जिसको यूक्रेन इतनी शिद्दत से चाह रहा है इस समय? देखिए श्वेता, जैसा मैंने कल कहा था कि इस जो बातचीत है जो इस्तांबुल में आज हुई है, इससे कुछ खास नतीजा नहीं निकलेगा। और मैं आपको बता दूं कि इसमें किसी भी चीज पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं दोनों तरफ के रिप्रेजेंटेटिव्स ने। और उन्होंने ये बोला है, यूक्रेनियन जो रिप्रेजेंटेटिव ने इसके बाद जो अपना एड्रेस किया है मीडिया को, उन्होंने बोला है कि डोनबास का इलाका की बात है, जो वो रूस के और यूक्रेन के राष्ट्रपति जो आपस में मिलेंगे इन पर्सन, तब वो डिस्कस करेंगे। और इसी तरह क्रीमिया का मामला भी, जो वो मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे, उसको अलग से रखा जाए। वो सिर्फ इस वक्त सीज फायर में बात करना चाहते हैं कि सीज फायर किसी तरह से हो जाए। जो मेन मुद्दे हैं उन पे उन्होंने जो है ये बोल दिया है कि वो सिर्फ राष्ट्रपति के लेवल पर डिस्कस होगा। इसके अलावा न्यूट्रलिटी के लेवल पर जहां तक जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि नेटो के लिए उन्होंने मना कर दिया यूक्रेन ने कि हम नेटो ज्वाइन नहीं करेंगे। और रूस कुछ हद तक राजी हो गया है कि यूक्रेन अगर चाहे तो यूरोपियन यूनियन ज्वाइन कर सकता है, पर नेटो नहीं। श्वेता, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी चर्चा के लिए।